नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता। बात यहां पर करेंगे सोने की, जहां पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली हमने देर रात आते हुए देखी है। अगर ओवरनाइट मार्केट्स की यहां पर बात की जाए तो सोने में करीबन 2% की गिरावट थी। हमने कॉपर में 2% की गिरावट आते हुए देखी। चांदी करीबन 3% तक यहां पर टूटी है। डॉलर इंडेक्स जो 102 के ऊपर कारोबार कर रहा है, उसका कुछ असर हमने यहां पर ज्यादातर मेटल्स में आता हुआ देखा है। बात करेंगे यहां पर कच्चे तेल की भी, जहां पर मुनाफा वसूली यहां भी लौटती हुई नजर आई है। कल 4% की गिरावट थी और आज कुछ कंसोलिडेशन के साथ कारोबार। यहां क्या करना चाहिए बताएंगे आपको। साथ ही हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ेंगे कमोडिटीज पर एनएससी के श्रीराम कृष्णन। उनसे जानेंगे कि एनएससी के आगे क्या प्लान्स हैं यहां पर कमोडिटीज को लेकर। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल, लक्ष्मी डायमंड के चेयरमैन एंड एमडी चेतन मेहता, एचडीएफसी सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज अनुज गुप्ता और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एनएससी के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीराम कृष्णन से। शुरुआत लेकिन यहाँ पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं और यहाँ पर अच्छी खासी मुनाफा वसूली देर रात देखने को मिली। अनुज, कैसे देखते हैं आप अब करंट लेवल्स, क्या करने की राय है? गुड मॉर्निंग। देखिए, कल डेफिनेटली एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट वीक हमने यूएस के डेटा देखे थे वो पॉजिटिव आए थे और डॉलर इंडेक्स में एक रिकवरी देखने को मिली, जो कि करीबन 101 तक आ गया था। वहां पर अब 102 के ऊपर के लेवल्स आते हुए दिखाई दिए। तो उसकी वजह से हमने देखा कि एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट जो यूएस के इंटरेस्ट रेट है उस पर भी हम कहीं ना कहीं देखें तो कंसेशन आता हुआ लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट शायद लोअर लेवल पे कट होते हुए दिखाई दे। अभी 0.50 का कंसेशन आ रहा था, अभी लग रहा है कि 0.25 तक कट हो सकते हैं, और हो सकता है कि ना भी हो। तो उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग बुलियंस में आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। और आप देखें तो 2620 के नीचे गोल्ड का प्राइस आ गया इंटरनेशनली, और डोमेस्टिकली भी अब देखें तो 75,500 के नीचे के लेवल आते हुए दिखाई दिए। तो सेंटीमेंट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फिलहाल अभी सेलिंग प्रेशर के दिख रहे हैं। हमें लगता है कि अभी भावों में आने वाले दिनों में कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बनाना चाहिए। नीचे भाव करीबन 74,500 तक के लेवल दिखा सकता है। तो फिलहाल अभी सेंटीमेंट गोल्ड के अंदर नेगेटिव लग रहे हैं। हमें लगता है कि $2600 तक के लेवल गोल्ड में आ सकते हैं। $2600 एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो फिर एक और वहां पे गिरावट देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि अभी एक टाइम है थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का, तो जिन्होंने खरीदारी कर रखी है हमें लगता है कि उनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर सोने में ली जा सकती है अच्छी खासी गिरावट के साथ। वहाँ पर कारोबार, जिस तरह की सेलिंग हमने यहाँ पर अनुज बाकी मेटल्स में आते हुए देखी है, फिर चाहे वो चांदी है, कॉपर है। ऑफ कोर्स अब एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये बताती है कि इस वीकेंड को यहाँ पर चाइना एक्सप्रेस ब्रीफिंग के तहत बता सकता है कि आगे की किस तरह की पॉलिसीज और कैसे स्टिमुलस मेजर्स होंगे। उसके पहले कुछ बहुत खरीदारी शायद यहाँ पर वापस लौटी है, लेकिन जो ये 90,000 के नीचे के लेवल्स हैं चांदी के लिए और मेटल्स में जिस तरह की मुनाफा वसूली आई है, आप कहेंगे वापस खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए? देखिए, डेफिनेटली मेटल्स में मुझे लगता है कि जो भी दबाव आता है वो एक खरीदारी का मौका होता है। हालांकि सिल्वर की जो प्राइसेस हैं वो इस बार गोल्ड से ज्यादा सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिए, और टेंडमली हम देखें तो कल जैसे गोल्ड गिरा वैसे ही सिल्वर में एक अच्छी सेल ऑफ देखने को मिला। इनफैक्ट अभी भी चांदी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे सपोर्ट के साथ है। $28 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, मुझे लगता है कि वहां पर मेंटेन हो सकता है। मगर हाँ, कहीं ना कहीं जिस तरीके से कल हमने गिरावट आते हुए देखी, हमें लगता है कि एक दो दिन और यहाँ पर आ सकती है गिरावट, क्योंकि जो यूएस के डेटा आने हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। मुझे लगता है कि अभी किसी को अगर शॉर्ट टर्म में ट्रेड लेना हो, कंपल्सिव ट्रेड लेना है, तो बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। हमें लगता है कि 90,480 का स्टॉप लॉस है। टारगेट नीचे करीबन 88,450 तक देखने को मिल सकता है। तो सिल्वर में भी हमें लगता है कि थोड़ी बहुत गिरावट आ सकती है। बट हाँ, सपोर्ट के आसपास अगर चांदी मिलती है, $28 के आसपास चांदी मिलती है, क्योंकि चाइना भी अब नए नए जो स्टिमुलस पैकेज है वो लेके आ सकता है, उससे काफी हद तक सपोर्ट मिल सकता है। तो लोअर लेवल पर आए तो खरीदारी करें। बट हाँ, फिलहाल एक या दो दिन के पर्सपेक्टिव से हमें लगता है कि चांदी में बिकवाली आ सकती है। और अगर हम बाकी मेटल्स की बात करें तो वहां पर भी हमें लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड है। तो क्लियर डायरेक्शनल अगर हम बाई साइड में देखें तो मुझे लगता है कि थोड़ा लैकलस्टर है, तो बाई के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए। ऑलराइट, तो कुछ मुनाफा वसूली और देखने को मिल सकती है, भाव गिर सकते हैं। तो अगर आप ट्रेडर हैं सोने चांदी या मेटल्स के, तो कुछ गिरावट में देखने को मिलेगी तो बेच के काम करें। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं, त्योहारों पर सोना चांदी खरीदने को देख रहे हैं, तो शायद प्राइसेस और यहाँ से बेहतर हो सकते हैं। क्लियरली ये अच्छी खबर है ओवरऑल ज्वेलरी एज एन इंडस्ट्री के लिहाज से। हमारे साथ अब लक्ष्मी डायमंड के चेयरमैन एंड एमडी चेतन मेहता है। चेतन जी नमस्कार, और आपको नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। अब तक का पहले तो आपसे ट्रेंड जानना चाहेंगे, किस तरह की खरीदारी है? काफी ज्यादा वॉल्टिलिटी के बाद कुछ प्राइसेस में सुधार देखने को मिला है नीचे की तरफ, क्या उसका फायदा हमने बाजार को आते हुए देखा है? नमस्कार मनीषा जी। सभी हमारे दर्शकों को, सीएनबीसी आवाज के दर्शकों को हैप्पी नवरात्रि। और पावन एक हमारा त्योहार, नवरात्रि त्योहार चल रहा है। और जैसे मैंने मनीषा जी पहले भी कहा था कि ये जो हमारे लिए ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए एक शादी का माहौल है, ये हमारा दिवाली, दशहरा और नवरात्रि, जो ये पूरा सीजन है एक महीने का, वो हमारा एक शादी जैसा सीजन है। हाल ही का थोड़ा सा प्राइजेस में अभी हल्की सी नरमी आई है, उसके हिसाब से
क्योंकि बहुत ज्यादा प्राइसेस में पहले फर्क था और अब थोड़ी सी नरमी आई है, तो थोड़ा सा सेंटीमेंट अच्छा हुआ है। और आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूँ कि सेल बहुत अच्छी होगी गोल्ड और डायमंड्स की। और अभी भी अगर हम देखें तो हमारे आज वो नवरात्र का 7वां दिन है, लेकिन नवरात्रि के इनिशियल स्टेजेस में एक पहले और दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे दिन से हमने सेल बढ़ो डे बाय डे इंक्रीज होते हुए देखी है। और मेरा ये पूर्ण मानना है कि लास्ट ईयर से लेकर अभी तक हमारी जो सेल होगी वो 30% क्वांटिटी वाइज हम ऊपर जाएंगे। ये है कि अगर मार्केट में प्राइसेस गोल्ड प्राइसेस सपोर्ट करेंगे तो हम बहुत आगे इस सेल में हम आगे जाएंगे। और अभी तो स्थिर है, थोड़े से प्राइसेस भी नरम हुए हैं, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट में डिमांड तो बहुत अच्छी है। और हो सकता है कि टोकन साइज और क्वांटिटी में थोड़ा सा फर्क पड़ा है प्राइस को लेके, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि नहीं पड़ा है, बिकॉज कहीं ना कहीं हम 72 से लेकर 72 एक 10% का जो प्राइसेस का जंप आया है पिछले एक सवा महीने में, मुझे लग रहा है कि जी। थोड़ा सा क्वांटिटी बाइंग में मनीषा जी फर्क पड़ा है। लेकिन मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में ये 30 तारीख तक कवर हो जाएगा, ये मुझे यकीन ऑलराइट। आपसे डायमंड की भी बात करना चाहेंगे और ऊपरी स्तरों से भावों में हमने 20% तक की गिरावट आते हुए देखी है। ऑफ कोर्स अब जिस तरह से चॉइस है, ऑप्शन है अब यहाँ पर खरीदारों के पास, लैब ग्रोन एक बहुत बढ़ती हुई चीज़ यहाँ पर नजर आई है। कैसे देखते हैं आप कहेंगे डायमंड के प्राइसेस अब यहाँ पर बॉटम आउट करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या बायर्स फिर से लौट रहे हैं? मनीषा जी, जैसे काफी फैक्ट्रियों ने अपना मैन्युफैक्चरिंग कम किया हुआ है बिकॉज जो रिसेशन चल रहा था ऐसा हम समझ रहे थे, लेकिन 30 पॉइंटर के ऊपर के प्राइसेस अभी स्टेबल हो गए हैं और उसके नीचे की डिमांड तो बहुत हाई है बिकॉज छोटे हीरों की मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम है, उसकी डिमांड हाई है। और अगर आप लैब ग्रोन की बात करें तो ये पैरेलल चलेगा, लैब ग्रोन और सीवीडी और रियल डायमंड का मार्केट। मुझे कोई थ्रेट नहीं लगता है कि ये मार्केट से ये मार्केट को कोई थ्रेट है, ये पैरेलल दोनों चीज चलेगी। उसका एक अलग सा अपने कस्टमर्स हैं। और नेचुरल डायमंड्स आपको मैं कहूंगा कि लास्ट ईयर से इस ईयर डायमंड इंडस्ट्री ने, चाहे वो हम हो सकता है रिसेशन में कहीं ना कहीं प्राइसेस में उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन हमने बेटर ही किया है, तो अब स्टेबिलिटी आ चुकी है लगभग। इससे मुझे कम प्राइसेस नहीं लग रहे हैं बिकॉज वी आर ऑल एट द बॉटम अब आ चुके हैं। और अब डिमांड हाई, अपने नेचुरल डिमांड्स की हाई डिमांड अब चालू हो चुकी है मनीषा जी ज्वेलरी में। चेतन जी, आपने जैसे कहा कि ये क्वार्टर आपको यहाँ पर बेहतरीन नजर आता है फॉर इंडस्ट्री, साल का आखिरी क्वार्टर और साल का पहला क्वार्टर, यानी कि जो अगले 2 क्वार्टर्स होने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। फेस्टिवल्स है, धनतेरस, दिवाली और फिर शादियों का बहुत स्ट्रॉन्ग सीजन है। किस तरह की तैयारी है एज ऑफ नाउ बाजार में? क्योंकि एक माइंड चेक, आप मूड चेक यहाँ पर लेते हैं ऑन ग्राउंड, क्या लोग खरीद रहे हैं, क्या टिकट साइज तो आपने बताया ही, लेकिन जिस तरह की ज्वेलरी है वेटेजेस के हिसाब से भी किस तरह की तैयारी है? अगर मैं पिछले क्वार्टर की बात करूं तो हमारे हाई वेट ज्वेलरी की बहुत ज्यादा डिमांड थी, जैसे ब्राइडल सेट्स वगैरह डायमंड्स में, गोल्ड में, उसमें। और इसमें भी अगर ये प्राइसेस थोड़े से अभी फ्लक्चुएशन थोड़ा प्राइसेस में बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि इस साल में हम लोगों ने सबने हाई ज्वेलरी की डिमांड, जो ब्राइडल ज्वेलरी है, हाई क्वांटिटी की ज्वेलरी की डिमांड इस साल बहुत ज्यादा चल के आई है। और फर्स्ट क्वार्टर में हमने बहुत अच्छा हाई डिमांड, हाई वेट की ज्वेलरी का डिमांड देखा है। ये क्वार्टर में हम दोनों मिक्स देखेंगे, हाई और लाइट वेट। यहाँ पे मार्केट की रिटेलर्स के पास बहुत अच्छी तैयारी, मैंने बोला ना कि जैसे लास्ट एग्जीबिशन गया है जिसमें, उसके बाद सब लोगों ने भरपूर अपना अपने अपने स्टोर्स में उन्होंने प्रोडक्ट्स भरे और हाई ज्वेलरी की डिमांड बहुत ज्यादा है, हाई वेट की। और ये मैं मान रहा हूँ कि इस साल हम हाई ज्वेलरी के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं और लाइट वेट से भी ज्यादा हायर वेट का ज्यादा डिमांड है इस साल। ऑलराइट, तो हायर वेट अभी भी यहाँ पर डिमांड में है, लोग खरीद रहे हैं, एज अ इन्वेस्टमेंट भी शायद यहाँ पर खरीद रहे हैं। आप चेतन जी, ऑल्सो अगर हम यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें और जिस तरह के ट्रेंड्स वहाँ पर हैं वो स्लाइटली ऑन द वीकर साइड है, ऐसा मोस्ट रिपोर्ट्स अब बता चुकी हैं कि मिडिल ईस्ट और इंडिया को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी मार्केट्स, चाहे वो यूरोप है जो स्लो है, यूएस है, चाइना है जहाँ पर हमने पिकअप अभी भी होते हुआ नहीं देखा है, कैसे देखते हैं आप ओवरऑल ग्लोबल सिचुएशन? और मनीषा जी, जैसे पता है कि इतने जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं और आज की तारीख में हिंदुस्तान का मार्केट सबसे बेहतर मार्केट है। आप देखेंगे तो काफी मुझे ऐसे भी फोन आ रहे हैं जो यूएस में बिजनेस करते थे, काफी लोग इंडिया शिफ्ट हो गए। इंडिया डोमेस्टिक ग्रोथ बहुत अच्छी है यहाँ पे। और हाल ही का रिसेशन पूरे वर्ल्ड में काफी जगह पे रिसेशन है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि इंडिया का जो अभी ग्रोथ रहेगा वो आने वाले 5 साल में मेरे को लगता है कि हमारे इतिहास ज्वेलरी के इतिहास का सबसे बड़ा ग्रोथ रहेगा। इसका मेन कारण है कि अगर हम देख लें तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छा काम कर रही है, जीडीपी लेवल्स भी हम ग्रो हो रहे हैं और ये हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत अच्छी चीज है कि हम उसको आगे बढ़ाकर लेके जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंडिया इज द बेस्ट मार्केट एज ऑफ नाउ। वी कैन सी दिस मार्केट विल बूम इट फॉर अनदर 5 years एंड ऑल पीपल आर वांटेड। सभी लोग यहाँ पे आकर अपना बिजनेस चलाना चाह रहे हैं मनीषा जी।
एब्सोल्युटली। चेतन जी, मैं पिछले 2-3 दिन दुबई में थी और वहां पर जो भी इंडियन ज्वेलर्स हैं वो अब एक रिवर्स स्ट्रैटेजी यहां पर अपना रहे हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज और इवन रिटेल शोरूम्स खोलने की बात है। ज्यादातर लोग ऑफ कोर्स यहां पर साउथ इंडिया में खोलना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है वहां पर डिमांड सबसे बेहतरीन है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, एक रिवर्स स्ट्रैटेजी अब यहां पर चलती हुई नजर आ रही है। एक समय था इंडियन ज्वेलर्स अब्रॉड जाना चाहते थे, अब बहुत सारे अब्रॉड में जो ज्वेलर्स हैं वो इंडिया आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पर डिमांड बहुत बेहतरीन है। चेतन जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वो कंप्लीट मूड चेक एंड एक्सपेक्टेशंस के अगले 2 क्वार्टर्स कैसे रह सकते हैं हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर एग्रीकल्चर की कर लेते हैं, जहाँ पर दालों में काफ़ी उठापटक है। हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में रिटेल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ जो सेक्रेटरी हैं कॉमर्स की निधि खरे, उनकी बातचीत भी हुई थी और किस तरह से आगे जाके प्राइसेस मूव होने चाहिए उन पर चर्चा भी थी। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए विवेक अग्रवाल हैं। विवेक, नमस्कार। लगातार दालें अभी भी यहाँ पर खबरों में हैं, मिनिस्ट्रीज अभी भी यहाँ पर बुला बुला के बातचीत करती हैं। जिस तरह के होलसेल के प्राइसेस हैं वो रिटेल में क्यों नहीं नजर आते हैं? होलसेल को भी ये ताकीद की गई है कि यहाँ पर प्राइसेस को पास ऑन किया जाए। कैसे देखते हैं आप ये सारी मूवमेंट और कॉन्वर्सेशंस? नमस्ते मनीषा जी। सरकार बहुत ज़्यादा संवेदनशील है दालों के प्राइसों के लिए, और अगर आप पिछले 1 महीने का ट्रेंड देखें या 1.5 महीने का ट्रेंड देखें तो प्राइस काफ़ी नीचे आए हैं और आने वाले टाइम पे प्राइस नीचे ही आएंगे, जिसकी बहुत बड़ी वजह है कि जो तुअर का इंपोर्ट था वो अब बहुत तेजी से पोर्ट्स पे आने लगा है। मानसून हमारे बहुत अच्छे रहे हैं और सोइंग का परसेंटेज काफ़ी बढ़ा है, 10% से ज़्यादा सोइंग का परसेंटेज बढ़ा है। इसके अलावा जो येलो पीस का इंपोर्ट था वो भी बहुत बड़ी मात्रा में इंपोर्ट हुआ, जिसने तुअर की शॉर्टेज और चने की शॉर्टेज दोनों को कवर किया, और इनफैक्ट एक्सेस इंपोर्ट हुआ है, जिससे प्राइस काफ़ी कंट्रोल्ड है। रही बात सरकार की, मैं थी और उनसे जब बातचीत मैंने की थी तो वो बहुत संवेदनशील थी इस बात को लेके कि हमारा किसान और हमारे कंज्यूमर को एक राइट प्राइस पे चीजें मिलनी चाहिए। उनके लिए उन्होंने बहुत सस्ते दरों पे और फ्री दरों पे बीज उपलब्ध कराए किसानों को, नाफेड के माध्यम से और दूसरे संसाधनों के माध्यम से। तो मनीषा जी, आप ये मान के चलिए कि आने वाले टाइम पे दालों के प्राइजेस निश्चित रूप से, अगर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आती है तो घटे ही रहेंगे, और सरकार का जो अप्रोच है वो डेफिनेटली ये रहेगा कि किसी भी हालत पे कंज्यूमर को वो प्राइस ज्यादा ना मिले। इनफैक्ट वो फार्मर्स के लिए भी सरकार ने तुअर पे बहुत फोकस किया है और फार्मर्स को यकीन दिलाया है कि एमएसपी और एमएसपी के ऊपर भी सरकार खरीदने के लिए तैयार है। तो आने वाले टाइम्स पे मुझे पूरा यकीन है कि दालों का बाजार निश्चित रूप से थोड़ा सा स्लो रहेगा, मंदा रहेगा, और कंज्यूमर निश्चित रूप से इसमें फायदे में रहेंगे। विवेक जी, और जिस तरह की कॉन्वर्सेशंस हुई हैं और जैसे निधि खरे जी ने हमारे रिपोर्टर से भी बात की, उन्होंने ये कहा कि रिटेलर्स को चेताया गया है क्योंकि होलसेल में भाव 10% गिरे हैं, रिटेल में उस तरह का प्राइस डिक्लाइन नहीं आया है, और अगर रिटेल नहीं इसके ऊपर कदम उठाता है तो सख्त कदम उनके ऊपर भी उठाए जा सकते हैं। तो ऑफकोर्स एक तरफ किसान है, लेकिन जो ये बीच में जो हमने प्रॉफिट्स आते हुए देखे हैं, प्रॉफिटेयरिंग जिसे हम कहते हैं, आपको लगता है वो अब एक जो बहुत लंबे समय से ऑफकोर्स एक डिबेट है होलसेल और रिटेल का बीच का जो बड़ा गैप है, पास ऑन नहीं किए जाते प्राइसेस, उस पर भी काम होगा? देखिए मनीषा जी, ये बहुत कठिन काम है क्योंकि रिटेलर्स की बहुत बड़ी चेन है और आप उनको एक साथ कंट्रोल नहीं कर सकते। आप उनको वार्न कर सकते हो, बता सकते हो, लेकिन रिटेलर्स बहुत बड़ी क्वांटिटी पे है और उसका सरकार सब पे नजर नहीं रख सकती। सरकार उनको जरूर बोल सकती है कि आप प्राइस को पास ऑन कीजिए, लेकिन मैं जितने सालों से इस व्यापार पे हूँ, ये बहुत मुश्किल है ये होना। इस पे सरकार को लगातार उनको सुझाव देने पड़ेंगे, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, या फिर जैसे भी जिन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहें। पर ये थोड़ा सा कठिन काम है क्योंकि रिटेलर्स जब तक अपना माल खाली नहीं करता तब तक वो अपने प्राइस को बढ़ा के रखता है और उसका बेनिफिट वो लेता है। समहाउ जिस प्रकार से तेजी आती है तो थोड़ा जल्दी से बाजार बढ़ा देते हैं, मंदी आती है तो थोड़ा टाइम लेते हैं। तो ये एक विषय है, गंभीर चर्चा का विषय है, पर उतना आसान नहीं है इस पर बहुत जल्दी कोई निर्णय लेना। ऑलराइट, चलिए एटलीस्ट एक कॉन्वर्सेशन तो यहाँ पर शुरू हुई है और ये बहुत लंबे समय तक एक प्रॉब्लम भी रही है, और जिस तरह की गिरावट होलसेल के मार्केट्स में आते हुए नजर आती है वो रिटेल को पास ऑन नहीं होती। और ये सिर्फ दालों की बात नहीं है, काफ़ी हद तक चावल में भी यही है, एडिबल ऑयल में हम ये होता हुआ देखते हैं। लेकिन एक कॉन्वर्सेशन अब शुरू हुई है, देखिए कैसे जाते हैं। और जैसे विवेक जी हमें कह रहे हैं इतना आसान नहीं है, लेकिन देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। विवेक जी बहुत शुक्रिया यहाँ पर समय निकालने के लिए और उस पर चर्चा भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, हम लौटेंगे तो हमारे साथ एक्सक्लूसिव चर्चा के लिए जुड़ेंगे NSE के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीराम कृष्णन।
स्वागत है आपका। और एनएससी पर कमोडिटी की शुरुआत हुए आज एक साल पूरा हो गया है। कैसा रहा अब तक का सफर, क्या वॉल्यूम्स हैं, आगे क्या प्लान्स हैं, बताने के लिए हमारे साथ एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन के लिए जुड़ रहे हैं एनएससी के चीफ बिजनेस डेवलपमेंट ऑफिसर श्रीराम कृष्णन। मिस्टर कृष्णन, सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, एक साल यहाँ पर एनएससी ने पूरा किया है। पहले तो यही जानना चाहेंगे कि एक साल कमोडिटीज के लिहाज से एनएससी एज एन एक्सचेंज के लिए रहा कैसा? पिछला एक साल हमारा बहुत अच्छा रहा कमोडिटीज में। एक साल पहले जब हमने लॉन्च किया था तब उम्मीद यही थी कि हमारे कमोडिटीज के लिए भी सपोर्ट मिलेगी इकोसिस्टम से। और जैसे हमने हमने उम्मीद किया था उसी हिसाब से हम अभी देखेंगे तो 240 मेंबर से भी ज़्यादा लाइव हो गए हैं एनएससी कमोडिटीज में। और हाँ, क्योंकि हर एक मेंबर को लगभग 1.5-2 महीना लग जाता है सेटअप करने के लिए, क्योंकि उनको लीज लाइन लेना होता है। कोलोकेशन कमोडिटीज में अलाउड नहीं है, जैसे कि आप जानते होंगे। तो 2 लीज लाइन्स लेना होता है। उसके बाद फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस का टेस्टिंग होता है, फिर एल्गोस का सर्टिफिकेशन और अप्रूवल होता है। ये सब में काफी समय लग जाता है। इसलिए हम 240 मेंबर्स को अगर रेडी कर पाए हैं तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे लिए। और अभी एक्टिव ट्रेडिंग चल रहा है एनएससी कमोडिटीज में, तो हम काफी संतुष्ट हैं कि हम ये सब कर पाए एक साल में। मिस्टर कृष्णन, कमोडिटी एज एन एसेट क्लास को आप इस देश में कैसा देखते हैं? क्योंकि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट्स में देखें तो ये एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। सेबी से आपकी किस तरह की बातचीत है? बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? कमोडिटीज को लेके बहुत सोच विचार चलते रहता है एनएससी में। और जब भी हम मेंबर से मिलते हैं और उनका फीडबैक लेते हैं और काफी हेडजिंग के सॉल्यूशंस के बारे में जब भी डिस्कशंस होते हैं, तो यही होता है कि इंडिया अभी इतना तेजी से आगे बढ़ रहा है इकोनॉमी, तो कई सारे सेक्टर्स में हेडजिंग रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएंगी। जैसे कि आप समझ सकते हैं, अभी जैसे प्लास्टिक्स देखिए, पेट्रोकेमिकल्स देखिए, या फिर रबर देखिए, टायर मैन्युफैक्चरिंग बढ़ते जा रहा है। कार्स का नंबर ऑफ कार्स देखिए कितने कंज्यूम होते जा रहे हैं। एविएशन फ्यूल देखिए, कितने एयरपोर्ट से एक साल 10 साल पहले आज कितने एयरपोर्ट्स हैं, तो एविएशन फ्यूल की डिमांड बढ़ने वाली है। ये सब फॉर एग्जांपल ये सब सेक्टर जो हैं ये क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस पे काफी डिपेंडेंट हैं। तो इनके लिए हमने क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्च किए थे एक साल पहले। पर आगे जाते हुए हमको लगता है कि और कई सारे सेक्टर्स उभर के तेजी से आगे बढ़ेंगे और उनके लिए भी हेडजिंग सॉल्यूशंस की जरूरत होगी। तो हम बहुत सारे मेंबर्स के साथ भी डिस्कस करते रहते हैं, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी डिस्कस करते रहते हैं कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कमोडिटीज में जिनका सबसे ज्यादा उपयोग होगा इकोसिस्टम के लिए। और जो हमको डिमांड्स मिलते रहते हैं, फीडबैक मिलते रहता है, उसके हिसाब से हम नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहेंगे। एब्सोल्युटली। आपने एनर्जी के बारे में यहाँ पर कहा और सुना तो ये भी जा रहा है कि शायद हम यहाँ पर एनर्जी ईटीएफ्स भी आता हुआ देखेंगे। ऑफ कोर्स अभी सिर्फ बातचीत है, कॉन्वर्सेशन है, देखिए क्या होता है। लेकिन जैसे मैं आपसे बोल रही थी मिस्टर कृष्णन कि इंटरनेशनल मार्केट्स में एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग सेगमेंट है। कितना समय आपको लगता है इंडिया में लगेगा कि हम उस मुकाम तक पहुंचे कि हम बुल रन, स्ट्रक्चरल बुल रन की बात कर रहे हैं कमोडिटीज में, और इन्वेस्टमेंट हम उस तरीके का यहाँ पर देश में आता हुआ देखें? भारत में आज क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस फिजिकली डिलीवर करने का भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। पर एक मोमेंट ऐसा आएगा जब क्वांटम लीप हो सकता है। तो हम ये जो तैयारी करते जा रहे हैं उस क्वांटम लीप के लिए तैयारी कर रहे हैं। और हमको पूरी उम्मीद है कि वो जो समय आएगा उसके पहले हम तैयार हो जाएंगे। और जैसे कि आपने इक्विटी डेरिवेटिव्स में भी देखा होगा और इक्विटीज में भी देखा होगा कि जब वो मोमेंट आता है उसके बाद ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाता है। तो हमको वो मोमेंट के लिए तैयारी करना है अभी इस समय। और जितने ज्यादा से ज्यादा क्वांटम इकोसिस्टम प्लेयर्स को लेके आ सकते हैं, सबको इकट्ठा करके एकजुट होके काम करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है और हमको भी तेजी से आगे बढ़ना ही चाहिए। वेल एब्सोल्युटली। एक फाइनल सवाल मिस्टर कृष्णन, एक साल अब यहाँ पर पूरा हो चुका है और आपने हमें बताया कि क्या कुछ यहाँ पर बातचीत है और क्या करने के प्लान्स हैं, लेकिन आगे जाकर विद इन एनएससी, और क्योंकि एनएससी में काफ़ी कुछ यहाँ पर ट्रेड होता है, काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं, कमोडिटीज़ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है इस पोर्टफोलियो में, और यहाँ पर किस तरह का इंपॉर्टेंस आप आगे जाकर देंगे? एनएससी पूरी तरह से कमिटेड है कमोडिटीज में। काफी हम इन्वेस्टेड हैं और लॉन्ग टर्म व्यू लेके चलते हैं। और इसलिए मैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि हम लोग तैयार हैं
और कमोडिटीज इकोसिस्टम के लिए जो भी चाहिए हम डेफिनेटली इसमें कोशिश करेंगे, इकोसिस्टम का पूरा मदद करेंगे और हमारी उम्मीद यही है कि कमोडिटीज बहुत बड़ा सेगमेंट हो जाए इंडिया में। ऑलराइट आशा हम भी यही करते हैं। मिस्टर कृष्णन, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे आपने कहा कि 240 मेंबर्स अब तक यहाँ पर जुड़ चुके हैं पिछले 1 साल में। काफ़ी कुछ यहाँ पर आपने न्यू कमोडिटीज़ लॉन्च करी हैं और आगे जाकर यही माना जा रहा है कि कमिटमेंट है, बढ़ाया जाएगा, इसको इकोसिस्टम के तौर पर लेके आया जाएगा और सेबी और बाकी रेगुलेटर्स के साथ लगातार बातचीत जारी भी है। मिस्टर कृष्णन, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर CNBC पर आवाज़ पर यहाँ पर एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, हम लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे इक्विटी मार्केट्स की।